हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में। C4 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करेंगे और क्या डिफरेंस है C4 प्लांट के मैकेनिज्म में और C3 प्लांट के मैकेनिज्म में, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। C4 प्लांट, इसमें शुरुआत से बात करेंगे। C4 साइकिल को हैच एंड स्लेक पाथवे भी बोलते हैं। C4 साइकिल में बेसिकली जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि है पैप। पैप की फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है, प्राइमरी प्रोडक्ट, वो एक 4 कार्बन का बनता है कंपाउंड OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो बेसिकली इसी वजह से इसे C4 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि 4 कार्बन का जो प्रोडक्ट है इसमें बनता है। अब C4 प्लांट्स की कुछ खासियतें होती हैं। C4 प्लांट्स जो है वो हाइयर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। हाइयर प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। हाइयर प्रोडक्टिविटी के अलावा इनके अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर सहने की क्षमता है, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस को सहने की क्षमता है, वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इनके लिए वो लगभग होता है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, आप मान सकते हो। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि इनके अंदर देखने को नहीं मिलती, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन क्या चीज होती है। फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमिना जो है वो इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, रुबिस्को जब CO2 से कंबाइन करने के बजाय O2 से अगर कंबाइन कर जाए और RUBP के साथ में उसके रिएक्शन करवा दे, तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। C4 पढ़ने से पहले आप एक बार C3 जरूर देखें। C3 साइकिल पे हमारी वीडियो है और वो आई बटन में आपको मिल जाएगी। C4 प्लांट्स में हाइयर प्रोडक्टिविटी, ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका ज्यादा होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नहीं होती। क्रेंज एनोटमी इनके अंदर देखने को मिलती है। अब ये क्रेंज एनोटमी क्या होता है? क्रेंज एनोटमी, वैसे क्रेंज जो है ये एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द, इसका मतलब है कि कवर करना, किसी को ढक लेना। तो क्रेंज एनोटमी में क्या होता है, आप कुछ इस हिसाब से जाइलम एंड फ्लोएम का बंडल समझें किसी लीफ के अंदर, और उसके अराउंड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, स्पेशल टाइप की सेल्स, जिन सेल्स को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। ये हैं बंडल शीथ सेल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे BSC लिखूंगा। बंडल शीथ सेल के जस्ट बाद में आपको मिलेंगी मेसोफिल सेल। अच्छा, बंडल शीथ सेल की सेवरल लेयर्स होती हैं जो कवर करती है। मैंने यहां पे एक ही लेयर बनाई है, ये है मेसोफिल सेल। तो 2 सेल की रिक्वायरमेंट होती है मुझे पूरी डार्क रिएक्शन वाली प्रोसेस को करवाने के लिए। वो 2 सेल कौन कौन सी हैं? एक तो बंडल शीथ सेल और दूसरी है मेसोफिल सेल। अब दोनों सेल के बीच में डिफरेंस भी होगा, तो डिफरेंस देख लेते हैं। बंडल शीथ सेल के अंदर आपको नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इन क्लोरोप्लास्ट की एक खासियत है कि इन क्लोरोप्लास्ट में आपको सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली देखने को मिलेगी। इसका रीजन मैं बताऊंगा कि स्ट्रोमा लैमेली ही देखने को क्यों मिलती है, ग्रेनल थैलाकॉइड क्यों नहीं देखने को मिलता। देखो, स्ट्रोमा लैमेली के पास में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट है मतलब फोटो सिस्टम सेकंड वहां नहीं है, और फोटो सिस्टम सेकंड ही वाटर को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमारे पास में C3 प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या थी कि जिस मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में वाटर टूट रहा है, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, वहीं पे डार्क रिएक्शन चल रही है, वहीं पे रुबिस्को है। तो वो ऑक्सीजन निकलती है ज्यादा अमाउंट में और रुबिस्को से जाकर चिपक जाती है और फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। इनमें C4 प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है कि बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चलती है। मैंने C3 साइकिल में पढ़ाया था कि वो यूनिवर्सल साइकिल है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जो है बंडल शीथ सेल में इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड है ही नहीं। ओके, और बंडल शीथ सेल जो है उसकी सेल वॉल थिक होती है और गैसियस एक्सचेंज इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहां पे देखने को नहीं मिलता। ओके, मेसोफिल सेल से कंपेयर करें तो बंडल शीथ सेल के पास में रुबिस्को एंजाइम है, और यहां पे क्या चलती है, C3 साइकिल चलती है। मेसोफिल सेल के अंदर उसके क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम है जो कि है पेप्केज। ओके, तो चलिए साइकिल देखते हैं। ये सिंपलीफाइड डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है ये वस्कुलर बंडल है,
ये जो है ये वस्कुलर बंडल है। इसके बाद में ये आपको देखने को मिलेगी बंडल शीथ सेल, और ये जो सेल है ये है मेसोफिल सेल, जो कि यहाँ पे दिखा रखी हैं। तो रिएक्शन जो है वो 2 फेजेस में हो रही है, एक तो मेसोफिल सेल में हो रही है और एक हो रही है बंडल शीथ सेल में। तो एक डायग्राम जो हम खुद से बनाकर इसमें देखते हैं कि क्या रिएक्शन चलती है। तो चलो, मैं ये सेल बना रहा हूं मेसोफिल सेल, और ये जो सेल है ये है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के अंदर ना तो कोई CO2 बाहर से आ सकती है, ना ही अंदर से CO2 बाहर जा सकती है, मतलब गैसियस एक्सचेंज 0 है। O2 भी बाहर से ना आ सकती है ना ही जा सकती है। ओके, इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हैं, अटैच्ड होते हैं। ओके, अब मेसोफिल सेल के अंदर एंटर करती है CO2 इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। दिस इज बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 जो है वो एंटर कर गई है मेसोफिल सेल में। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, पेप है। तो पेप जो है वो इस बाइकार्बोनेट का क्या करता है, इंतजार करता है, और ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना, कार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस को करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है पेप्केज, और ये जो है ये चल रही है क्लोरोप्लास्ट में, नहीं साइटोप्लाज्म में। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक बार हम यहाँ पे बना देते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल का, ये क्लोरोप्लास्ट है बंडल शीथ सेल का। इस क्लोरोप्लास्ट में ओनली स्ट्रोमा लैमेली है। तो अगर तुम पूरा कंसेप्ट समझोगे तो कंसेप्ट ये है कि मेरे सामने प्रॉब्लम ये थी कि O2 जो है मेसोफिल सेल में बनती है, और मेसोफिल सेल में ही अगर C3 साइकिल चलेगी तो फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने एक तरीके से डिवीजन कर लिया कि भाई O2 तो कहीं और बने और केल्विन साइकिल कहीं और चले। तो O2 तो मेसोफिल सेल में बनेगी और केल्विन साइकिल जो है वो बंडल शीथ सेल में चलेगी। तो ये है बंडल शीथ सेल। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मुझे ट्रांसपोर्ट करना है बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इसका कन्वर्जन करना पड़ता है एक 4 कार्बन का कंपाउंड मैलिक एसिड, जो कि ज्यादातर प्लांट्स में बनता है, या फिर एक और कंपाउंड कुछ प्लांट में देखने को मिलता है एस्पार्टिक एसिड। कार्बन आपको ध्यान रखने हैं, ये 4 कार्बन, ये 3 कार्बन, एक कार्बन यहां से आया, और ये भी क्या है, 4 कार्बन है। इस प्रोसेस का नाम OAA से मैलिक एसिड या वो एस्पार्टिक एसिड बनना कहलाता है रिडक्शन। अब मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल में। इस स्टेप को ट्रांसपोर्ट करके बताया गया है। एनसीईआरटी का डायग्राम जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। एक इमेज जो है एनसीईआरटी में दे रखी है वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, उसके बाद में आप समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में यहां पे जो है मैलिक एसिड पहुंच गया है। अब मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, उससे बनता है एक 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड। मैंने पिछले वीडियो में यानी C3 साइकिल के वीडियो में बताया था कि पायरुविक एसिड और पायरुवेट सेम ही बात है। पायरुविक एसिड में प्रोटोन अभी भी है, पायरुवेट में वो प्रोटोन जो है वो निकल चुके हैं। तो मैलेट लिखा हो, मैलिक एसिड लिखा हो, पायरुविक एसिड या पायरुवेट लिखा हो, बात एक ही है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बना, एक CO2 जो है वो बाहर निकल गई। ये जो CO2 है अब यहाँ पे केल्विन साइकिल में क्या हो जाती है, C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो जाती है, और जैसे C3 साइकिल नॉर्मल चलती है वो यहाँ पे बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में देखने को मिलती है, और कार्बन जो है फिक्स होकर ग्लूकोज वगैरह सुक्रोज वगैरह जो है बना देगा। ये पायरुविक एसिड जो है वो दोबारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। तो इस स्टेप को मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्ट। और ये जो स्टेप है जिसके अंदर मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बना है, मैं इस स्टेप को बोलूंगा डी कार्बोक्सिलेशन। क्यों डी कार्बोक्सिलेशन? क्योंकि CO2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद में पायरुविक एसिड पहुंचा है यहाँ पे
क्लोरोप्लास्ट में, और पायरुविक एसिड से दोबारा मुझे क्या बनाना है, पेप बनाना है, रीजनरेशन स्टेप जो है वो करवाना है। तो रीजनरेशन स्टेप जो है मुझे करवाना है, और रीजनरेशन स्टेप के लिए मुझे यहां पे एंजाइम की आवश्यकता है, जो एंजाइम है पीपीडीके। पीपीडीके की फुल फॉर्म है पायरुवेट फॉस्फेट डीकाइनेज, और इस प्रोसेस में एक पायरुवेट से यानी एक पायरुविक एसिड से एक मॉलिक्यूल पेप बनाने के लिए 2 एटीपी का क्या होता है, कंजम्पशन होता है, और 2 एडीपी यहां पे बनते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो बनते हैं। ओके, और इस तरीके से पेप जो है दोबारा रीजनरेट हो जाता है, जो कि अगली CO2 के लिए तैयार है उसे दोबारा से ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, C3 में इन्वॉल्व करवाने के लिए। ये पूरी प्रोसेस है C4 साइकिल की। ओके, तो एक बार देख लेते हैं एनर्जी का एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंडिचर, देखो मुझे एक CO2 फिक्स करनी है, एक कार्बन फिक्स करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी मुझे कितने चाहिए। C3 साइकिल चल रही है तो C3 में जितने लगते थे उतने लगेंगे, प्लस रीजनरेशन स्टेप के अंदर भी यहां पे एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है। तो C3 में मेरे को टोटल एक साइकिल चलाने के लिए 3 एटीपी की जरूरत पड़ती थी। अगर चाहे मैं C3 को भी अगर बायफरकेट करूं तो 2 एटीपी तो रिडक्शन में और 1 एटीपी C3 के रीजनरेशन में, तो 3 एटीपी हो गए टोटल, और इसके रीजनरेशन में 2 एटीपी, तो टोटल एटीपी है 5 एटीपी। NADPH की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो C3 में 2 NADPH की कंजम्पशन है, लेकिन रीजनरेशन स्टेप में यहां कोई भी कंजम्पशन नहीं है, तो NADPH जो है वो 2 ही यहां पे क्या हो रही हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। मुझे जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बारे में यही गणित करना है, तो ATP और NADPH मुझे सिंपल ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 6। तो यहां पे आ जाएगा भाई 18 + 12 दैट इज 30 ATP, और यहां पे 12 + 0 दैट मीन्स 12 NADPH। तो थोड़ी सी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो C4 साइकिल इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू C3 प्लांट के अंदर जो चलती है वो। C3 प्लांट्स जो हैं उनके अंदर आप नेचुरल मैकेनिज्म देख सकते हो कि O2 बाहर से नहीं आ सकती, CO2 डायरेक्ट मतलब डिफ्यूजन करके नहीं आ सकती, लेकिन CO2 को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ CO2 है, तो यहां पे फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता है जब रुबिस्को के साथ में O2 एंजाइम जो है वो O2 रुबिस्को एंजाइम के साथ में O2 मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करेगा। ओके, दैट्स व्हाई C4 प्लांट जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फोटो रेस्पिरेशन पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।